जय हिंद। नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास चौधरी 2.0 पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे 18 दिसंबर को जो कलाम एकेडमी का जो गणित विज्ञान विषय का जो टेस्ट लगा है उसका सॉल्यूशन को लेकर। वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि उसमें गणित के सभी क्वेश्चन में विस्तार पूर्वक आपको सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे उत्तर आपको निकालना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और लाइक भी किया करो, साथ में सभी दोस्तों के पास शेयर भी किया करो, जिससे अपना अगर परिवार बड़ा होगा तो उतनी ज़्यादा मेरे भी मेहनत करने की वो इच्छा होती है और मैं ज़्यादा उसमें गौर भी करूँगा। तो साइंस मैथ का आज हम पेपर सॉल्यूशन करेंगे, अंत तक जरूर देखना है। अब मैं सीधा सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, गणित वाले क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसके बाद में हम साइंस वाले कर लेंगे, बाकी बचेंगे वो कर लेंगे। क्योंकि आपको लगेगा कि मैं पता नहीं करवाऊंगा या नहीं करवाऊंगा, वीडियो पूरा भी आप नहीं देखोगे। तो सबसे पहले क्या करना, 80 क्वेश्चन जो थे वो उसमें मैंने साथ में करवा दिया। आप लगातार चैनल देखते हो तो आपको पता है कि 80 क्वेश्चन लेवल 1 और लेवल 2 के जो कॉमन होते हैं वो मैंने वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है। तो 81 नंबर से शुरू करेंगे और 81 नंबर में पहले क्या रखें, साइंस के 30 क्वेश्चन आ रखें। तो इसको छोड़ के हम पहले क्या कर लेते हैं, मैथ वाले कर लेते हैं। तो देखिए हम सीधा चलते हैं 110 नंबर क्वेश्चन पे, 111 पे। तो देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 111। तो देखो ये वाला क्वेश्चन है अपना 111 नंबर क्वेश्चन और हमें दे रखा है कि निम्न में से कौन सी आकृतियों में कोण है वो ए व बी आसन कोण है। तो हमें ये बताना है कि कौन कौन से कोण है ए और बी जब वो आसन कोण की स्थिति में है। तो देखो आसन कोण क्या होते हैं, आसन कोण वो होते हैं जो एक ही बिंदु से शुरू हो, जो क्या हो, एक ही बिंदु से शुरू हो और उनका कम से कम एक रेखाखंड क्या हो, कॉमन होना चाहिए। तो जैसे देखो ये वाला, इसमें ये वाला रेखाखंड दोनों का, ये जैसे ए कोण हो गया और ये क्या हो गया, बी कोण हो गया, इनमें एक समान बिंदु हो गया, एक ही बिंदु से शुरू हो रहे हैं और इनमें एक रेखाखंड क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। तो ए और बी दोनों क्या है, आसन कोण है, ये स्थिति होती है। तो देखो इनमें से देखो यहाँ पर तो ए कोण और बी कोण, इनमें एक बिंदु ही नहीं है तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर इसमें देखो ए और बी ये तो क्या हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। क्यों? क्योंकि इनमें कोई भी ऐसी जो रेखा नहीं है जो इसमें क्या है, कॉमन है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखो 3 नंबर वाले में देखो एक ही बिंदु से शुरू है और एक बीच में वाले क्या है, ये कॉमन है, तो ये आसन कोण हो जाएगा। उसके बाद में देखो 4 नंबर वाला भी देख लो, 4 नंबर वाले में देखो एक ही बिंदु से शुरू हो रहे हैं और ये वाला जो रेखाखंड है ये क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, तो ये दोनों वाले क्या है, आसन कोण। तो कौन सा ऑप्शन, 3 नंबर। तो हमें क्या याद रखना है कि आसन कोण वो होते हैं जो एक ही बिंदु पर होते हैं या जिनका केंद्र बिंदु क्या होता है, एक ही होता है और उनमें कम से कम एक रेखाखंड क्या होता है, कॉमन होता है। उसके बाद में देखो हम बात कर लेते हैं 112 नंबर क्वेश्चन की। देखो टोटल के टोटल क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्यूशन है वो देने वाला हूँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अब देखो 112 नंबर में दे रखा है कि दिए गए चित्र में असंगत छांटना है हमें, दिए गए चित्र में क्या छांटना है, असंगत हमें छांटना है। तो देखो पहली कंडीशन हमें दे रखी है कि क्यू ओ टी, तो देखो ये रहा क्यू ओ टी, टी ओ पी दोनों क्या है, समान संपूरक कोण है। संपूरक कोण की स्थिति क्या होती है, जब दो कोणों का योग क्या हो, 180 डिग्री हो, तो वो क्या होते हैं, आपस में संपूरक होते हैं। तो आपको ये दोनों कोण दिख भी रहे होंगे, ओ क्यू टी पी, क्यू और टी और पी ओ टी, तो दोनों क्या है, दोनों 90-90 डिग्री है। देखो ये इधर वाला जब 90 है तो ये भी तो 90 होगा ना। तो दोनों कोणों का योग कितना हो रहा है, 90 + 90 180 संपूरक है और दोनों समान भी है ना, तो ये वाली लाइन तो सही है। उसके बाद में देखो पी ओ आर और आर ओ क्यू, तो ये वाला, ये क्या बताया इसने, असमान संपूरक। बिल्कुल सही बात है, क्यों, देखो क्योंकि ये दोनों कोण एक ही रेखाखंड पर स्थित है और एक ही रेखाखंड पर स्थित कोणों का योग कितना होता है, 180। तो इस रेखाखंड पर कितने कोण है, दो ही तो कोण है, तो दोनों कोणों को जब भी हम जोड़ेंगे तो कितना योग आएगा, 180। तो संपूरक तो है लेकिन असमान भी है क्योंकि ये समान नहीं है। तो देखो इधर वाला 60 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो इस प्रकार से तो दोनों संपूरक तो है लेकिन क्या है, असंपूरक, जो असमान है, तो ये भी सही है। उसके बाद में आर ओ क्यू और एस ओ पी दोनों क्या है, शीर्षाभूमिक कोण है, शीर्षाभूमिक कोण है, तो ये तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी सही है। उसके बाद में देखो क्यू ओ एस व एस ओ टी आसन संपूरक कोण है, ये बिल्कुल भी गलत है क्योंकि आसन कोण के लिए क्या चाहिए हमें, क्यू ओ एस, कहाँ पर है, क्यू ओ एस ये वाला, और एस ओ टी, तो कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, एस ओ टी ये वाला, यही तो पूछा है हमें। इनमें पूछा है कि आसन संपूरक कोण है, तो देखो संपूरक कोण बिल्कुल भी नहीं होंगे, आसन कोण तो ये है लेकिन संपूरक नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि 90 डिग्री इधर रह गया और 90 डिग्री तो है। तो हमें पता है कि संपूरक कोण होने के लिए 180 डिग्री योग चाहिए। ये आसन कोण तो है दोनों आपस में क्योंकि एक रेखाखंड बराबर है इनका और केंद्र बिंदु भी एक ही है, लेकिन ये क्या नहीं है, संपूरक नहीं है। पूरक कोण हो सकते हैं, तो ये लास्ट वाली क्या हो गई, इसमें गलत हो गई। उसके बाद में देखो 13 नंबर क्वेश्चन दे रखा है हमें कि निम्न में से सत्य कथन है, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है वो हमें बताना है। तो देखो शीर्षाभिमुख कोणों के अर्धक एक सरल रेखा में होते हैं, तो बिल्कुल सही है। देखो सरल जो शीर्षाभिमुख कोणों के जो अर्धक होंगे वो क्या होंगे, एक सरल रेखा में ही तो होते हैं, बिल्कुल सही है। एक सरल कोण में कोण का परिमाण दो समकोणों के तुल्य होता है, तो एक सरल कोण है में कोण का जो परिमाण होगा वो क्या होगा, दो समकोणों के क्या होगा, समतुल्य होगा। ये भी बिल्कुल देखो सरल कोण,
कोई भी कोण बनता है तो सरल कोण हो गया। सरल कोण में क्या होता है, दो समकोण के क्या होगा, बराबर। और यदि आसन कोणों के मापों का योग 180 डिग्री हो तो रैखिक कोण युग्म कहलाते हैं। तो बिल्कुल से एक ही रेखा की तरफ जो एक ही रेखा पर जो कोण बनते हैं वो क्या हो जाएंगे, रैखिक युग्म की श्रेणी में आते हैं, और उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बिल्कुल सही है। और आसन कोण आपको पता ही है, जैसे ये आसन कोण होंगे, ये और ये दोनों का योग कितना, 180। एक ही रेखा पर तो रैखिक कोण युग्म हो गया। और एक रेखाखंड को केवल एक ही बिंदु पर समद्वि विभाजित किया जा सकता है। तो देखो एक रेखाखंड है, जैसे ये आ गया, अब इसको हमें दो बराबर भागों में बांटना है, तो हम केवल एक ही तो बिंदु से काट सकते हैं ना, बाकी तो जहां पर भी करेंगे दोनों क्या हो जाएंगे, छोटे बड़े हो जाएंगे। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो सारी की सारी सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4 नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो हम 114 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि चार विभिन्न असरेखीय बिंदुओं से कितनी सीधी रेखाएं खींची जा सकती है। 4 नंबर क्वेश्चन, 114 नंबर क्वेश्चन क्या है अपना, कि कोई चार विभिन्न असरेखीय बिंदु, सरेख क्या होता है, एक ही रेखा पर स्थित, ये बता रहा है कि असरेख ये बिंदुओं में से कितनी सीधी रेखाएं खींची जा सकती है। तो कितनी खींची जाएंगी, 6 रेखाएं खींची जाएगी। उसके बाद में देखो कि यदि दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनसे बनने वाले कोणों के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, तो देखो मैं आपको बता देता हूं इसमें। देखो जैसे ये दो समांतर रेखा होगी, ठीक है, अब इसको एक तिर्यक रेखा ऐसे काट देती है, तो हमें बताना है कि इसके जो स्थितियां बनेगी उनमें असत्य कौन सा है, 115 नंबर में। तो देखो कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोणों का मान हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है कि संगत कोणों का जो मान होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो देखो जैसे मैं कोण दे दूं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। अब देखो संगत कोण कौन कौन से होंगे, तो ये वाले कोण जो होंगे, एक के संगत कौन सा हो जाएगा, 5, तो बराबर होते हैं, ये आप सभी को पता है। और दो के संगत कौन हो जाएगा, 6, बिल्कुल बराबर होंगे। तो इस प्रकार से आपको संगत कोण बता रखे हैं कि इसमें बराबर होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं तिर्यक रेखा जब काटे, तो ये तो सही है। उसके बाद में देखो हम दोबारा से कर लेते हैं। देखो दो समांतर रेखाओं एक तिर्यक रेखा काटते हैं तो एकांतर कोणों का मान क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। ये भी बिल्कुल सही है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एकांतर कोण कौन से होंगे, जो जड़ की आकृति बनाई वो क्या हो जाते हैं, एकांतर कोण। तो तीन के जो 3 नंबर जो दे रखा है हमें, वो किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर। ठीक है, एकांतर कोण ऐसे ही तो होते हैं जड़ की आकृति में। और 4 किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर। तो ये क्या बराबर होते हैं क्या, बिल्कुल सही है, बराबर होते हैं। तो ये लाइन भी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। संगत कोण हो गया, एकांतर कोण हो गया। उसके बाद में दो समांतर रेखाएं तिर्यक रेखा काटते हैं तो अंतः कोण एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं। तो अंतः कोण जो होंगे वो संपूरक तो होंगे। अंतः कौन से हो गए, ये वाले देखो 5 नंबर है, 6 नंबर है, ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, संपूरक हो जाएंगे। ठीक है, अब इनमें से कोई भी लाइन है वो गलत नहीं है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब देखो 116 नंबर में दे रखा है कि ए बी समांतर सी डी है तो अल्फा बीटा और गामा का मान कितना होगा। तो देखो इसमें एक सीधा सा एक रूल का काम करता है। क्या करता है, एक रूल काम करता है कि जब भी आपको ऐसी स्थिति में बनती है, जब भी क्या बनती है, ऐसी स्थिति बनती है, तो आपको एक ही चीज़ याद रखना है कि तीनों का योग जो क्या होता है, 360 होता है। और यही इसमें उत्तर दे रखा है, क्या हो जाएगा, 360। जब भी ऐसी स्थिति आपको दे रखा हो, तो यहाँ पे इस दोनों कोण दे रखे हैं और ये वाला दे रखा हो, तो तीनों कोणों का जो योग होता है, एक रूल होता है। जब भी हम ऐसे क्वेश्चन को करते हैं तो एक रूल होता है याद रखने वाली चीज़, तो इनमें योग क्या होगा, 360। अब देखो ये वाला फॉर्मूला याद रखने से हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं वो हल हो जाती है। जैसे देखो ये वाला कोण दे दिया और ये वाला दे दिया, और हमें पूछ ले कि ये जो बीटा कोण का मान कितना होगा, तो हम क्या कर देंगे, तुरंत निकाल देंगे। तो इस प्रकार से आपको ये रूल है कि अल्फा बीटा गामा जो स्थिति में ये वो जो बन रही है, इसमें तीनों कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री हो जाएगा। अब देखो उसके बाद में देखो आपको करना है, 112 तो हो गया ना, 116 नंबर हो गया। अब देखो हम चलते हैं सीधा 117 पे। ये लो 117 नंबर क्वेश्चन। हमें क्या दे रखा है कि दिए गए चित्र से सत्य छांटिए। एल क्या दे रखा है, समांतर दे रखा है, किसके, एम के समांतर दे रखा है। और हमें बताना है कि जो सत्य कथन है वो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है वो सत्य है। तो देखो हमें पहले दे रखा है कि कोण 1 व 7 अंतः एकांतर कोण है। एक तो ये रहा और 7 नंबर ये रहा। तो क्या अंतः एकांतर कोण है क्या, बिल्कुल सही बात है कि अतः एकांतर कोण है, वो बिल्कुल है। एकांतर कोण की स्थिति यही बनती है। ठीक है, उसके बाद देखो जेड आकृति बन रही है, देखो इस प्रकार से। तो ये वाले कोण और ये वाले कोण बराबर ही तो होंगे ना। तो 1 नंबर ये और 7 नंबर ये एकांतर कोण ही तो है। उसके बाद में ये बिल्कुल होगी 4 व 8 संगत कोण है। तो इतनी देरी तो मैंने बताया था, जो 4 नंबर है और ये 8 नंबर है, ये बिल्कुल क्या होते हैं, संगत कोण होते हैं, ये बराबर होंगे। और उसके बाद में देखो 6 और 5 आसन कोण है। तो ये तो आपको दिख रहा है, देखो आसन कोण तो है, इस प्रकार से दे रखा है। 6 नंबर यहाँ पे, 5 नंबर ये, तो ये क्या हो गए, आसन कोण हो गए। और 1 और 6 संपूरक है, तो बिल्कुल होंगे 1 और 6 संपूरक। तो देखो 1 ये दे रखा और 6 ये दे रखा, तो दोनों ही तो संपूरक ही तो होंगे, एक ही रेखा पर स्थित है। या आप कर सकते हो, देखो 1 और 6 दोनों को आप जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, योग इनका 180 आएगा, और ये क्या बन जाएंगे, संपूरक बन जाएंगे। तो सभी के सभी सही है, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो एक त्रिभुज की भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाने पर
प्राप्त बहिष्कोण क्रमशः 110, 115 और x डिग्री है, तब x का मान क्या होगा। तो देखो बहिष्कोणों का जो मान होता है, जो योग होता है, वो कितना होता है, आप सभी को पता है कि 360 डिग्री होता है तीनों बहिष्कोणों का योग। तो हमें दो दे रखे हैं, 110 दे रखा है, 115 दे रखा है। कितने दे रखा है, 110 दे रखा है और 115 दे रखा है हमें। तो 110 और 115 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 225। हमें पता है कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 360। तो 360 में से 250 घटा दो, कितना बच जाएगा, 135 डिग्री बच जाएगा। 225 घटाना है ना, तो कितना बच जाएगा, 135 डिग्री। तो उत्तर भी हमारा क्या हो जाएगा, 118 में 135 डिग्री। अब उसके बाद में देखो हम 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 119 दे रखा है कि निम्न में से सत्य कथन कौन सा है। तो सत्य कथन हमें देखना है कि इनमें से कौन सा है। तो देखो उत्तल बहुभुज में प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा होता है, बिल्कुल सही बात है। देखो उत्तल बहुभुज यही तो बनता है ना इस प्रकार से। तो बताओ इसमें कोई भी आप कोण बनाओगे तो सब क्या बनेंगे, 180 से छोटे बनेंगे। यही परिभाषा होती है उत्तल बहुभुज की, अगर आपने पढ़ा है तो, कि उत्तल बहुभुज एक वो होता है जिसमें प्रत्येक कोण क्या हो, 180 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। उत्तल बहुभुज की प्रत्येक विकिरण बहुभुज के अभ्यंतर में स्थित होती है, बिल्कुल अभ्यंतर में स्थित होती है, मध्य में स्थित होंगे, जो विकिरण होंगे खींचे जाएंगे वो अंदर होंगे। ठीक है। अवतल बहुभुज में कम से कम एक कोण 180 डिग्री से बड़ा होता है। तो देखो अवतल बहुभुज जो बनता है वो किस प्रकार से बनता है, देखो इस प्रकार से आप बना सकते हो, किसी प्रकार से देखो आकृति ले सकते हो। एक क्या बनना चाहिए, इधर बनना चाहिए। आपको एक आकृति और बना के दिखा देता हूं मैं। देखो कोई भी आकृति बना लो आप, ये वाला। अब देखो इसमें एक कोण क्या हो जाएगा, 180 डिग्री से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो आपको दिख भी रहा होगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये लाइन भी बिल्कुल सही है। और अवतल बहुभुज में प्रत्येक विकिरण सदैव चतुर्भुज के बहिर्भाग में स्थित होता है। तो क्या ये बात सही है क्या, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रत्येक जो विकिरण होगा वो बाहरी भाग में स्थित नहीं होगा। तो परिभाषाएं हैं, देखो इसमें कोई करवाने वाली बात भी नहीं है। परिभाषा अगर आपने पढ़ी है तो इसमें कौन सा सी हो जाएगा, 1 नंबर। उसके बाद में देखो कि एक बहुभुज में दो कोण प्रत्येक एक समकोण है और शेष कोण 150 डिग्री के बराबर हो तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो देखो सिंपल सी बात निकल रही है इसमें। ठीक है, ऑप्शन से आप कर सकते हो इसको। हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक में तो ये भी दे रखा है कि ज्ञात नहीं है। देखो 6, 8 और 5, आप कोई भी मान लो कि वो बहुभुज है, उसमें 8 भुजाएं हैं मान लीजिए। तो इसमें हमें दो तो बता रहा है कि 90 डिग्री की हैं। ठीक है, 90 के हो गए, कितना हो गया, 180 हो गई। ठीक है, उसके बाद में ये बता रहा है कि और बाकी जितने भी कोण बचे वो कितने कितने के, 150 डिग्री के। तो आपको पता है कि कोई भी जो बहुभुज होता है उसमें जो टोटल जो कोणों का योग होता है वो किसके बराबर होता है, जितनी भुजाएं होती हैं उनको क्या कर दो, 180 से गुणा कर दीजिए। तो जितना भी मान आएगा वो क्या आ जाएगा, उसका टोटल आ जाएगा। अब देखो 90 और 90 180 और 150 इंटू 6 कितना हो गया, 900। तो टोटल कितना आ गया, 1080। ठीक है, अब 1080 क्या आना चाहिए, जो टोटल भुजाएं हमें दे रखी है वहां से आप गुणा करके देख लीजिए, इतना ही नहीं आता क्या, 180 को 8 से गुणा कर लो। ठीक है, 180 को क्या कर लो, 8 से। देखो यहाँ से भुजाओं की कोणों का मान ज्ञात करते हैं ना बहुभुज में, मैं सॉरी थोड़ा गलत बता गया, कि जो कोणों का मान ज्ञात करते हैं कि कोई भी बहुभुज है उसमें कोणों का योग कितना होगा, जो भी भुजाओं के द्वारा कोण बनाए जाएंगे उसमें टोटल योग जो है वो कितना होगा, किस प्रकार से निकालते हैं, n-2 इंटू में क्या निकालते हैं, 180 से निकालते हैं। आपको पता ही होगा ये तो अब बताओ हमें टोटल कोणों का मान आ जाएगा। हम मान लें कि इस बहुभुज में कितनी भुजाएं, 8 भुजाएं हैं, तो हम मानेंगे तो 8 माइनस में 2 इंटू में क्या आ जाएगा, 180। तो 8 में से 2 जाएंगे 6, 180 गुणा से गुणा कर दो इसका, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 1080 आ जाएगा। ठीक है, गुणा करके देख लीजिए आप, टोटल कितना आएगा, 1080। अब हमें वो टोटल कोण जोड़ने हैं, उनका मान कितना आना चाहिए, 1080 आना चाहिए। तो देखो दो कोण दे रखे हैं समकोण, तो टोटल कितना हो जाएगा, 180। तो ये लो कर लिया। कितने कोण और बच गए, बाकी दो तो कर लिए, 6 और बच गए। तो 6 को क्या कर दो, 150, प्रत्येक कोण 150 का बता रहा है, तो कितना आ जाएंगे, 900। तो टोटल मान कितना हो जाएगा, 1080। तो आ गया ना बराबर, तो बिल्कुल सही है, सिद्ध हो गया। कोणों के जोड़ेंगे तो भी इतना ही आता है, और जो प्रॉपर जो मान हमने निकाला है सूत्र से वो भी बराबर है। तो ये कितनी भुजाएं हो जाएंगी, इसमें 8 हो जाएंगी। उसके बाद में देखो हमें दे रखा है कि किसी बहुभुज में विकिरणों की संख्या 9 है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या, इसमें भी सूत्र है। देखो विकिरणों की संख्या कैसे निकालते हैं, n इंटू एन माइनस में 3 बटा में 2 बराबर क्या आ जाएगा, विकिरण। यही तो सूत्र होता है, अगर आपको पता हो तो, कि कोई भी बहुभुज में जब भुजाओं की संख्या दे रखी हो तो हमें विकिरणों की संख्या निकालना हो तो क्या करना है, भुजा कोष्टक भुजा -3 बटा में क्या करना है, 2 करना है, और हमें उत्तर आ जाएगा। तो देखो इसमें रख दीजिए, हमें क्या दे रखा है, विकिरण दे रखा है ना, तो n-3 भुजाएं तो है ही नहीं अपने पास, बटा में 2 बराबर क्या आ जाएगा, 18। अब देखो हमें दे रखे ऑप्शन में, हमें क्या दे रखे हैं, भुजाओं की संख्या भी दे रखी है, कोई भी ऑप्शन रख लो जिससे क्या उत्तर आ जाए अपना, 9 उत्तर आ जाए इस सूत्र में रखें तो देखो हम रख लेते हैं 121 नंबर में। तो मैं रख लूँ भुजा का मान, यह रख लूँ कि उस बहुभुज में कितने हैं, 6 भुजाएं हैं, ये मान लूँ मैं। तो देखो n 6 इंटू में 6 माइनस में 3 बटा में 2, तो 6 तो आ जाएगा,
और 6 में से 3 जाएगा 3 बटा में क्या जाएगा 2, 2 से काट दो 3 बार, कितने आ गए 9। तो विकर्णों की संख्या भी हमें कितनी बताई जा रही है, 9 ही तो बताई जा रही है। तो हो गया ना सिद्ध। सूत्र में ही रखना है, नॉर्मल सा सूत्र है कि कोई भी बहुभुज है उसमें आपको विकर्णों की संख्या निकालनी है तो क्या करना है, n इंटू एन माइनस 3 बटा में। तो n कहाँ क्या है उसमें, n है भुजाओं की संख्या। अब देखो उसके बाद में हम बात कर लेते हैं 122 नंबर क्वेश्चन की। 122 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि यदि त्रिभुज एबीसी में बीसी के समांतर पी क्यू खींची गई है, यदि ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर, ए पी बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ए पी क्यू के क्षेत्रफल का चतुर्भुज बी सी क्यू के क्षेत्रफल में अनुपात कितना होगा, 122 नंबर में हमें पूछ रखा है। तो देखो ये त्रिभुज हमें दे रखा है, ये देख लो, और इसमें कहा है हमें कि ए बी सी ये है, ठीक है। और इसमें पी क्यू क्या खींची जाती है, समांतर रेखा खींची जाती है, ये हो गई पी क्यू। तो अब हमें बता दिया कि ए बी कितनी है 9 और ए पी कितनी है 4, और ये कह रहा है कि ए पी क्यू के क्षेत्रफल का चतुर्भुज, तो ये वाला चतुर्भुज बन गया ना, इससे अनुपात पूछा है। अब देखो जब आपने अगर निकाला होगा कि कोई भी जो त्रिभुज होता है उसके अंदर जितने भी त्रिभुज बनते हैं उनका जब हम निकालते हैं, जो क्षेत्रफल का अनुपात निकालते हैं, तो जो भी भुजाएं दे रखी है उनका वर्ग ही तो करते हैं ना। तो इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 81 कर सकते हैं ना अपन। और ऊपर वाले का ये जो छोटे वाला इसका कितना हो जाएगा, भुजा 4 है तो क्या हो जाएगा 16। तो टोटल का तो है 81 और ऊपर वाले का है 16, तो ये तो रखना ही है हमें, पूछ बता ही रखा इन्हें ए पी क्यू, तो 16 रख लिया। अब बताओ इसमें से ये 16 निकाल दे, इस पूरे में से ये इतना चतुर्भुज का ही तो बचेगा ना, तो 81 है टोटल, इसमें से 16 निकाल दो, इस चतुर्भुज का बच जाएगा, जो भी बच रहा है जो चतुर्भुज, तो कितना बच जाएगा इसमें 65, तो रख दो यहाँ पे 65। तो अनुपात भी कितना आ गया 16:65, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। अब देखो उसके बाद में 123 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि दिए गए चित्र में ए डी 12 सेंटीमीटर है और ए बी 20 सेंटीमीटर है और ए ई क्या है 10 सेंटीमीटर है। तब इसी का हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। इसी का क्या निकालना है, हमें मान निकालना है 123 नंबर क्वेश्चन में। तो कितना आ जाएगा इसमें 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखो सब कुछ दे रखा है, आपको निकालना ही है। अगर आपने थोड़े बहुत भी फॉर्मूले सूत्र पढ़े तो मैंने ऊपर वाला जो करवाया ना उसी प्रकार से ये भी कर लेना है आपको, क्योंकि जब ये वाले नियम जब आपको याद हो जाएंगे तो बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए बी तो क्या दे रखा है 20 दे रखा है और ए डी क्या दे रखा है 12 सेंटीमीटर दे रखा है और ए ई क्या दे रखा है 10, और आपको चाहिए क्या ए सी, इसी चाहिए। तो कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर आपको आ जाएगा उत्तर, निकाल लेना है। देखो जो बिल्कुल ईजी है उसका तो क्या करवाना, यदि दो त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर में ए बी बटा क्यू आर बी सी बटा पी आर सी ए बटा पी क्यू, तब निम्न में से कौन सा कथन है वो सत्य होगा, ये हमें बताना है। तो कौन से वाला कथन सत्य हो जाएगा, इसमें देखो कि पी क्यू आर जो त्रिभुज है वो समरूप हो जाएगा किसके, सी ए बी के। क्यों हो जाएगा, क्यों, भुजा 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 नियम से हो जाएगा। आप देखो देख रहे हो ये भुजाएं दे रखी है हमें, अनुपात बराबर दे रखा है ए बी बटा क्यू आर बी सी बटा पी आर सी ए बटा पी क्यू, ये वाले दो त्रिभुज है और इनका अपने को अनुपात दे रखा है, तो बराबर आ जाएंगे। जब भुजाएं बराबर होंगी तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। देखो ये तो आपको आना चाहिए कि अगर ये भी अगर आपको नहीं आए तो फिर तो देखो क्या दिक्कत है। उसके बाद में देखो किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त त्रिभुज सर्वांग होंगे यदि वह त्रिभुज। अब देखो कोई भी त्रिभुज है, ये मान लो कोई समबाहु त्रिभुज है, इसके जब मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे, मध्य बिंदुओं को जब प्राप्त चारों त्रिभुज सर्वांश। अब देखो मध्य बिंदु ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब त्रिभुज 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। अब इस कंडीशन में चाहे आप त्रिभुज विषम बाहु हो, चाहे समबाहु हो, चाहे समद्विबाहु बाहु हो, कोई भी कंडीशन हो, इनमें क्या हो जाता है, तीनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांगसमी होते हैं। चाहे कोई भी कंडीशन हो, अगर इन चारों त्रिभुजों को जो मध्य बिंदुओं का अगर आप मिलाएंगे तो चारों त्रिभुज क्या होते हैं, आपस में सर्वांगसम होते हैं। उसमें कोई भी कंडीशन हो, चाहे समबाहु की हो, चाहे समद्विबाहु की हो, चाहे विषम बाहु की हो, तो कोई भी त्रिभुज इसमें क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। देखो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि इनमें परिभाषाएं पढ़नी होती है। अगर मैं टॉपिक आपको बोर्ड पे करवा रहा होता हूँ तो ये सब चीज़ें मैं क्या करूँ, लिखवा भी दूँ और आपको सिद्ध करके बता दूँ, और इस पेपर में आपको पता है कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती, तो आपको नियम पढ़ने पड़ेंगे। देखो उसके बाद में देखो देर का है कि यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर है तो एक्स व वाई के मान क्रम से होंगे। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या करना है आपको, 126 नंबर क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इसमें क्या करना है। देखो 2x प्लस में 8 किसके बराबर होनी चाहिए 10, क्यों, क्योंकि सर्वांग सम दे रखा है हमें, तो सर्वांग सम दे रखा है तो दोनों क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए ये। और ये दोनों कब बराबर होंगी बताओ, x का मान मैं क्या रखूँ कि ये दोनों बराबर हो जाए, तो 1 रख दूँ क्या, तो 2 प्लस में 8 ये भी 10 हो जाएगी और ये भी 10, तो बिल्कुल सही है। तो x का मान तो पक्का क्या होगा, 1 होगा। अब y का बचा दो, देखो y में y प्लस में 2x बराबर क्या है 10x माइनस में y, यही तो है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर कब होगी, जब ये दोनों क्या होगी, आपस में बराबर होंगी। तो y का मान 4 रख लो, तो 4 रखोगे 4 प्लस में 2x का क्या जाएगा 1 है, तो x का मान तो 2 6 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, देखो दोबारा से कर लो ये वाला, y प्लस में 2x बराबर में 10x प्लस में 10x माइनस में y। तो y का मान 4, 1 रखा था ना x का मान, तो 2 बराबर में 10 इंटू में 1
माइनस में कितना 4, तो ये कितना 6, ये भी कितना 6, तो बराबर है ना। तो सर्वांग सम दे रखा है तो बराबर ही तो करना था सीधा। तो x का मान 1 हो जाएगा और y का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद में देखो हमें दे रखा है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर में एम भुजा पी आर का मध्य बिंदु है, तो क्यू एम बराबर 1/2 पी आर, तब पी क्यू आर का मान कितना होगा ये हमसे पूछा है 127 नंबर में। ठीक है, तो अब देखो हमें ये वाला मान दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है पी क्यू आर। ठीक है, अब ये बता रहा है कि जो एम है वो पी आर का मध्य बिंदु है, ये लो पी आर का मध्य बिंदु हो गया। और जो दे रखा है देखो, 1 मिनट पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम, साइड में बना लें एक बार। ये लो पी क्यू और आर, ये एम मध्य बिंदु हो गया, ये लो। अब क्या बता रहा है ये कि क्यू एम जो है, जो ये क्यू एम है वो आधी है किसकी, पी आर की। पी क्यू एम जो होगा वो पी आर की क्या होगी 1/2। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब देखो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें पूछा है कोण का मान पूछा है कि पी क्यू आर का जो है वो मान कितना होगा। तो अब एक बात बताओ कि मैं ये मान लूँ कि ये वाला जो कोण है ये मैं 45 कर दूँ, ये भी 45 हो जाएगा, फिर 90। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा आप सभी को देख देख लो, पूरी चीज़ें जब आप पढ़ोगे ना तो मैं आपको समझा दूंगा। तो देखो 45 हो गया, ये भी 45 हो गया। अब देखो अगर ये 45 है, ये 45 है, तो ये कितना होगा 90 डिग्री होगा ना, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। अब देखो एक चीज़ देख लो, आपको अगर सही दिख रही होगी, तो जब इसकी आधे ये भुजा और ये भुजा, इसमें क्या बता रहा है ये बराबर बता रहा है। क्यों बता रहा है बराबर, आपको समझ में आया क्या, क्योंकि एम क्या था पी आर का मध्य बिंदु। तो जब ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण बराबर नहीं होंगे क्या, दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो मैं इसको 45 मान लूँ, इसको भी 45 मान लूँ, तो ये कितना का हो जाएगा 90 हो जाएगा। आगे ना समझ में बात, तो ये 90 का हो गया तो ये ऑटोमेटिक ये भी क्या हो जाएगा 90 का हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या कर लेना है, हल कर लेना है। उत्तर हमें बताना था किसका, पी क्यू आर का, तो पी क्यू आर का हमें क्या बताना है, उत्तर बताना है। तो कितना हो जाएगा आप सभी को पता है 127 में कितना हो जाएगा, पाई बट्टा में 2 कितना हो जाएगा 180 बट्टा में 2 कितना आ जाएगा 90 डिग्री। देखो छोटे छोटे लॉजिक से आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपके हल हो जाएंगे। उसके बाद में देखो हम चलते हैं 128 नंबर पे। 128 में दे रखा है कि आरेख में एम वाई जेड का मध्य बिंदु है और एक्स एम जेड 32 है और कोण वाई जेड 16 है, तो एक्स जेड वाई का मान गया। देखो इसमें सब कुछ दे रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन आप कर लोगे आप, कि ये तो दे रखा है हमें 16 डिग्री दे रखा है और ये हमें 32 दे रखा है। ठीक है, और हमें ज्ञात करना है एक्स जेड वाई। तो देखो इसमें तो आपको उत्तर ही बता देता हूँ मैं, सारी करवाने लग गई तो वीडियो फिर क्या हो जाता है काफ़ी लंबा हो जाता है। ठीक है, तो 128 में उत्तर कौन सा हो जाएगा, 74 डिग्री है वो उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में देखो कि चतुर्भुज में के दो आसन कोणों का मान 125 और 35 है, तो अन्य दो कोण बराबर हैं, समान कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो चतुर्भुज के अंदर कुल कोणों का योग कितना होता है आप सभी को पता होगा कि कितना होता है 360 डिग्री। दो कोण दे रखे हैं 125 और 35, तो जोड़ लो इन दोनों को, कितने हो जाएंगे 0 5 और 6 1, 160 है, तो 160 घटा दो कितना बचा 200 बचा। तो दो कोण जितने भी बचे उनका योग कितना होगा 200, और हमें बता रहा कि दोनों कोण के आपस में बराबर, तो कितने कितने डिग्री के हो जाएंगे 100 डिग्री के हो जाएंगे। ये लो उत्तर हो गया। ठीक है, उसके बाद में देखो दिए गए समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए बी सी का मान ज्ञात हमें करना है। बिल्कुल देखो एकांतर कोण और संगत कोण का अगर आपको पता है तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन इजी नहीं हो सकता। देखो क्या करना है, आप सभी को पता होगा कि 9x प्लस में 5 प्लस में 16x बराबर कितना होना चाहिए 180 डिग्री। क्यों होना चाहिए, एकांतर और संगत कोण देख लेना आप, बिल्कुल कर पाओगे आप। ठीक है, देखो यहाँ पे ये वाली जड आकृति बन रही है तो 16x है, तो ये भी कितना हो जाएगा 16। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप हल कर लेना। देखो 9x प्लस में 5 प्लस में 16x बराबर कितना आ जाएगा 180, और अब क्या करोगे तो कितने हो जाएगी 25x प्लस में 5 बराबर कितना आ जाएगा 180, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 175/25। तो x का मान कितना आ जाएगा 175 ना, मान कितना आ जाएगा आपका 7। ठीक है, अब x का मान हमारे पास 7 आ गया, और हमें बताना क्या है कि ए बी सी का मान बताना है। तो कितना आ जाएगा अपना ए बी सी का मान है 9x प्लस में 5, तो 9 इंटू में 7 प्लस का 5 कितना आ जाएगा 68 डिग्री आ जाएगा। किस प्रकार से करना है, देखो ये वाला कोण जो है इसका एकांतर कोण नहीं हो गया क्या, जेड वाली आकृति बन रही है ना ये वाली, तो ये वाला कोण और ये को वाला कोण बराबर होता है। तो इसी प्रकार क्या बनते हैं एकांतर कोण। तो जब ये 9x प्लस में 5 है तो ये भी क्या होगा 9x प्लस में 5 होगा, और इधर भी दे रखा है, और इधर वाला जो कोण दे रखा है वो कितना 16x दे रखा है, तो ये 16x है, तो ये भी कितना होगा 16x होगा। इस प्रकार से करना है। इस एक ही रेखा पर जो कोण होंगे उनका मान कितना 180, तो इन दोनों का जोड़ क्या कर दिया मैंने 180। इस प्रकार से कर लेना है, जो आप मैथ के स्टूडेंट हो वो इस प्रकार से कर सकते हो। तो मान कितना आ जाएगा अपना 68 डिग्री आ जाएगा।
उसके बाद में देखो 131 नंबर में कि दिए गए आरेख में टी यू समांतर पी एस है और बिंदु क्यू और आर पी एस पर स्थित है, साथ ही पी क्यू टी एक्स डिग्री, कोण आर क्यू टी एक्स -50 तथा टी यू आर एक्स +25 डिग्री है। तो यू आर एस की माप हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है 131 नंबर में। तो देखो हमें क्या दे रखा है, एक ऐसी चीज आकृति दे रखी है ये वाली, तो ये कौन दे रखा है एक्स और ये दे रखा है एक्स -50, ठीक है, और ये क्या दे रखा है एक्स प्लस में 25। तो बताओ एक्स का मान ज्ञात नहीं कर लोगे क्या पहले, इन दोनों कोणों का मान कितना होना चाहिए 180 नहीं होना चाहिए क्या, तो एक्स प्लस में एक्स माइनस में 50 का योग कितना होना चाहिए 180। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 180 में जुड़ जाएगा ना 50 230, तो x बराबर 230 बटा 2, x का मान कितना आ गया 115 डिग्री आ जाएगा। बिल्कुल सही है ना, 115 डिग्री आ जाएगा x का मान। अब देखो x का मान आपके पास आ गया 115 डिग्री, तो ये वाला कोण कितना है 115 है। अब ये वाला कोण कितना हो जाएगा और ये वाला कोण कितना, अब देखो ये कोण कितना हो जाएगा 140 डिग्री, क्यों, क्योंकि x प्लस में 25 है, तो x का मान 115 प्लस में 25 हो जाएगा। अब हमें बताना क्या है इसमें, देखो यू आर एस का मान बताना है, यू आर एस का हमें क्या बताना है मान। तो देखो जड़ वाली आकृति बन गई ना यहाँ पे, मैं बता दूं आपको, देखो इस प्रकार से आपको करना है टी यू आर एस। अब देखो ये वाली आकृति जो बन रही है या जड़ में नहीं बन रही है क्या, कि ये जितना कोण ये होगा x + 25 जो जितना होगा वही क्या हो जाएगा ये वाला। तो हमें बता दिया कि x का मान 115 आ गया, इसमें 25 जोड़ेंगे तो 140, ये कोण जब 140 है तो ये भी क्या हो जाएगा 140, ठीक है। अब उसके बाद में देखो हमें दे रखा है हेल्प एक समांतर चतुर्भुज है HCLP, तो दिया गया है कि OE 4 है, तो OE 4 है तथा HL है वो PE से 5 है। समांतर चतुर्भुज में विकिरण क्या होते हैं, जो दोनों बराबर भागों में बांटते हैं ना, तो ये कितना है 4, तो पूरा कितना हो जाएगा 4 और 4 8, और इधर वाला जो HL जो बन रहा है ये वाला, ये क्या है इसे PE से क्या है 5 ज़्यादा, तो ये जो PE 8 है तो HL कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और हमें क्या बताना है OH, तो आधा कर दो इसका 6.2 आ जाएगा उत्तर अपना, बिल्कुल सही है। उसके बाद में देखो कि समान समलंब चतुर्भुज है, जिसकी समलंब चतुर्भुज कब होता है, कि कौन सी कंडीशन लगने के बाद समलंब चतुर्भुज हम कह सकते हैं, तो किसको कह सकते हैं 133 में कि समांतर विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही। उसके बाद में देखो 134 में, 134 में हमें क्या दे रखा है कि आयत के विकिरण बराबर होते हैं, बिल्कुल सही बात है, आयत के विकिरण बराबर होंगे, विकिरण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है, तो 1 नंबर इसमें सही हो जाएगा। देखो ये चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए, अब मैं क्लास तो ले नहीं रहा कि मैं ये सारी चीज़ें आपको लिखाऊं, अगर क्लास ले रहा होता हूं तो मैं आपको ये चीज़ें लिखा भी सकता हूं, समझा भी सकता हूं। तो ये तो नियम है जो नियम आपको पढ़ने चाहिए कि आयत के विकिरण क्या होते हैं बराबर, लेकिन वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटते। उसके बाद में देखो 135 में दे रखा है कि यदि ओ एक त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है और OD BC पर लंब है, तो कोण BOD का क्या करना है मान ज्ञात हमें करना है। तो देखो मैं सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, ये वाला त्रिभुज है, ठीक है, ये कोण क्या है A B और C, इसमें O क्या है परिकेंद्र है, तो ये हो गया O परिकेंद्र। अब देखो ये वाली आप ऐसे खींच लो, तो आप सभी को पता है, अगर रूल अगर आपने थोड़े बहुत भी पढ़ रखे हैं तो आपको क्या पता है कि ये ए वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है इसका क्या होता है दुगना। देखो ये होता है ये वाला कोण जो ओ है ना, ये ओ कोण, ये ओ कोण, या हम कह सकते हैं BOC। तो जो BOC जो कोण होता है वो दोगुना होता है किसका कोण ए का, जो यहाँ पे ये कोण होता है इसका ये क्या होता है दुगना होता है, ये नियम अगर आपने पढ़ रखा हो तो होता है ना। तो अब क्या करना है, ये बता रहा है यहाँ पे लंब बता रहा है ये, तो ये क्या हो जाएगा इसका आधा हो जाएगा। आधा का मतलब क्या है, ए का जितना भी कोण है उसका क्या आधा क्या हो जाएगा ए, इस कोण का आधा ही तो होगा ना, तो इस कोण का ये कितना है कोण 2A, तो ये कितना हो जाएगा ए, बिल्कुल सिंपल सा बात। अब देखो उसके बाद में कौन सा नंबर वाला क्वेश्चन कर रहे थे हम, अब 136 नंबर करना है हमें ना, कि 8 सेंटीमीटर के एक जीवा केंद्र पर जब 60 डिग्री का कोण बनाती है तो वर्त की जीवा कितनी होगी। बिल्कुल इजी सा है, देखो ये वर्त हो गया, ठीक है। अब 8 सेंटीमीटर की कोई भी क्या एक जीवा है क्या है जीवा, तो देखो मैं मान लो ये वर्त का केंद्र हो गया, ये 8 सेंटीमीटर की क्या होगी जीवा, ठीक है। अब देखो हमें बता रहा है कि ये वाला जो कोण बनेगा ना ये कितना है 60, ये कितना है 60। तो देखो एक बात बताओ, जब ये तो 60 हो गया ठीक है, लेकिन ये दोनों तिरछे हैं ना, तो ये दोनों रेखाएं इस त्रिभुज की क्या होगी बराबर, तो दोनों कोण भी क्या होंगी ये बराबर। बराबर कब होंगे, एक तो दे रखा है 60, तो दोनों बराबर कब होंगे जब ये दोनों कितने कितने के हो 60-60 के हों, तो तीनों कोण कितने के 60-60 के, तो तीनों भुजाएं भी क्या होंगी बराबर होंगे, संभव हो गया ना ये। तो जब ये 8 है तो ये भी क्या होगी 8, ये भी क्या होगी 8, पूछी क्या थी तिरछाई तो पूछी थी 8 हो गई इसमें। अब उसके बाद में देखो 137 में दे रखा है कि एक निम्न वर्त में AE बराबर 4 सेंटीमीटर, BE 15 सेंटीमीटर, CE 2.5 और DE हमें ज्ञात करना है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि AE इंटू BE
बराबर क्या होता है, सी ई इंटू डी ई के बराबर होता है, पता होगा या तो 10 इंटू ये क्या दे रखा है हमें, निम्न वर्त है तो ए ई इंटू जो भी दे रखा है आपको मान रखने इसमें, देखो क्या करना है, ए ई कितना है 4 है, बी ई कितना है 15 है, बराबर क्या दे रखा है, सी ई कितना है 2.5 है, और डी ई कितना है ये करना है, गुणा करना है और भाग करना है। बताओ कर सकते हो या नहीं। यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 का गुणा हो जाएगा, 5 से काटोगे 3 बार, 5 से काटोगे 5 बार, 5 से काटोगे 2 बार, 4 दूनी 8, 8 या 24, मान क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो बिल्कुल सही है ना। नियम देखो आपको पढ़ने पड़ेंगे आपने अगर तैयारी की है तो। आगे देखो ए बी और सी डी वर्त के केंद्र के विपरीत किनारों पर दो समांतर जीवाएं हैं। यदि ए बी बराबर 10 है, सी डी बराबर 24 है और वर्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, तो दोनों जीवाओं के बीच की हमें दूरी बताना है कि कितनी होगी। तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी, तो देखो ये हो गया अपना वर्त, ये कह रहा है एक यहाँ पर जीवा खींचनी है, एक और यहाँ पे खींचनी है। ठीक है, इसकी तो कितनी है दूरी 10 है और इसकी कितनी है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो जब विकिरण ऐसे ही तो होता है ना, ठीक है, और ऐसे विकिरण डाल दिया हमने और यहाँ पे क्या अपना केंद्र है। अब देखो केंद्र से मैं इन दोनों तरफ ये वाली दूरी हमें पूछिए कि ये वाली दूरी कितनी होगी, तो यहाँ पर केंद्र है तो जीवाओं को क्या कर देगा, बराबरी तो बांट रहा है ना ये, तो ये 10 है तो इधर 5 हो जाएगी, इधर 5 हो जाएगी। ठीक है, और त्रिज्या हमें दे रखा है कि कितनी है, त्रिज्या दे रखी है ना, व्यास दे रखा है या त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है वर्त की कितनी है 13 दे रखी है, तो ये भी कितनी आ जाएगी 13 और ये भी कितनी आ जाएगी 13। एक तरीके से ये विकिरण हो गया इसका, और वर्त का क्या हो गया, ये व्यास हो गया। जो 13 13 दे रखा है, दोनों तरफ त्रिज्याएं बन रही हैं, 26 का व्यास हो जाएगा। ऊपर जीवाएं दे रखी हैं, तो देखो ये 13 है और ये 5 है, ये वाली ज्ञात करनी है। तो 13 का स्क्वायर 169, 5 का 25, कितना आ जाएगा इसमें से 169 में से 25 जाएंगे 144, कितना आ जाएगा 12। तो ये वाला मान कितना हो गया 12। इसी प्रकार से इधर 24 दे रखी है ना टोटल, तो ये 12 हो जाएगी और ये भी क्या हो जाएगी 12। और इधर वाली जो ये साइड दे रखी है हमें विकिरण और डाल लेना इसमें, ये डाल रखा है ना आपने, ये 12 हो गई और ये 13 हो गई, ये चाहिए हमें। तो 169 में से क्या करा दो 144, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये वाला ही सूत्र लगा रहा हूँ। तो कितना आ जाएगा 25, तो वर्ग हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो ऊपर कितनी आई थी 12 और ये कितनी 5, तो टोटल कितनी हो जाएगी ये 17 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको करना है। उसके बाद में देखो 17 हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, उसके बाद में देखो हमें दे रखा 139 में एक्स का हमें क्या बताना है, मान बताना है कि एक्स का मान है वो कितना होगा। तो देखो इसमें आप अगर गौर से देखोगे तो ये वाली कंडीशन हमें दे रखी है, ये वाली कंडीशन हमें दे रखी है। ठीक है, ये हमें टोटल कौन दे रखा है 85 डिग्री और ये दे रखा है 20। ठीक है, और ये हमें एक्स पूछा है कि कितना होगा। अब एक बात बताओ, आप गौर करोगे तो त्रिभुज का टोटल योग जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। तो जब ये टोटल 85 है और ये हमें दे रखा है कि कितना है 20 ही है, ये कितना है 20, तो ये 20 है तो ये भी कितना हो जाएगा 20, तो इधर कितना बचेगा केवल 65। तो 65 और 20 कितने हो जाएंगे 85 हो जाएंगे ना। ठीक है, अब टोटल 85 हो गया, कोण का मान टोटल कितना होता है 180, 180 में से घटा दो कितना बचेगा 95। तो ये टोटल कोण कितना हो जाएगा हमारा 95 डिग्री हो जाएगा, लेकिन हमें तो ये एक्स पूछा है कि ये कितना होगा। ठीक है, अब देखो ये जब 20 है तो ये क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा, आपको भी पता है ये तो ये 85 है और ये 20 है, तो इस कोण का मान कितना हो जाएगा, इस देखो ये 65 है ना, इधर ये भी 65 होगा ना, तो ये 65 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। अब देखो दोनों कोण दे रखे हैं आपको, मैंने सारे कोण बता दिए, आपको सामने वाला कोण ही तो बताना है। तो सीधा सा सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसमें 139 नंबर में कितना हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 75 हो जाएगा इसमें। ठीक है, देख लो आप कौन से भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक्स का मान जब आप 75 रखोगे, ये इधर वाला कितना है 65 है। ठीक है, 65 प्लस में 75। ठीक है, और अब इधर वाला मान आ जाएगा, तो आप रख सकते हो, ऑप्शन से कर सकते हो। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऑप्शन से कर सकते हो आप, सारे कोणों को मिला लो 180 डिग्री हो रहा है तो ठीक है, सब जगह कंडीशन मिला के। उसके बाद में देखो 140 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि दी गई आकृति में ओ वर्त का केंद्र है तथा ए बी बराबर ए सी दे रखा है और त्रिभुज ए बी सी 50 दे रखा है, तो बी ई सी का हमें मान बताना है। तो ये बी ई सी का मान कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा, ये आप कर लेना क्योंकि जी सा तो क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने। अब देखो मैं साइंस वाले करवा देता हूँ, पहले तो मैं 141 के बाद वाले पूरे करवा देता हूँ, फिर शुरुआत में चलते हैं कि एडगर डेल के अनुभव शंकु में शीर्ष से आधार की ओर जाने पर निम्न में से कौन सा शिक्षक सूत्र सिद्धांत सही नहीं है। तो एडगर डेल के अनुभव शंकु में शीर्ष से आधार की ओर जाने पर कौन सा शिक्षक सूत्र सिद्धांत है वो सही नहीं है, वो हमें बताना है। 141 में तो कौन सा सही नहीं है, विशिष्ट से सामान्य। सीतावाद किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है, सीतावाद है वो किस प्रकार की शिक्षक सहायक सामग्री है, 142 में हमें बताना है तो किस प्रकार की श्रव्य। उसके बाद में देखो 143 निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा सहायक एक वर्त के एक ही खंड में कोण समान है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक एक वर्त के एक ही खंड में कोण समान है, विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो कौन सी विधि उपयुक्त होगी, क्या ये 1 मिनट,
रोटेक्टर विधि है वो इसमें सहायक होगी। ठीक है। उसके बाद में देखो शिक्षण सहायक सामग्री में प्रयुक्त सिद्धांत नहीं है। शिक्षण सहायक सामग्री में प्रयुक्त सिद्धांत नहीं है, वो हमें बताना है। तो कौन सा नहीं है? व्यापकता का सिद्धांत है। निम्न में से कौन सा एक प्रत्यक्ष अनुभव साधन नहीं है? निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष अनुभव का साधन नहीं है, वो हमें बताना है। तो कौन सा नहीं है? मूक चलचित्र है, वो इसमें साधन नहीं है। उसके बाद में 146 में देखो कि निम्न में से कौन सा उपकरण बच्चों को बिनों की संकल्पना सिखाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? बच्चों को बिनों की संकल्पना सिखाने के लिए सबसे प्रयुक्त कौन सा है? तो किर्जनियर छड़। उसके बाद में देखो हम चलते हैं 147 में कि फेलनल बोर्ड का प्रयोग होता है। फेलनल बोर्ड का जो प्रयोग है वो तो कहाँ होता है? चित्र प्रदर्शन हेतु। एनसीईआरटी द्वारा एडगर डेल के अनुभवों को सुशोधित कर बताया कि सामान्यतः लोग जो पढ़ते हैं उसका कितना प्रतिशत स्मरण रखते हैं? तो लोग की कितना स्मरण है वो रख पाते हैं? तो 10% है वो स्मरण रख पाते हैं। निम्न में से कौन सा एक कार्य शिक्षण सहायक सामग्री का नहीं है? तो कौन सा शिक्षक सहायक सामग्री का नहीं है कार्य, वो हमें बताना है। तो कौन सा नहीं है इसमें? शिक्षक का स्थान लेना। उसके बाद में कौन सा एक सही सुमेलित है? तो कौन सा सही सुमेलित है वो हमें बताना है। तो मायादीप है वो प्रेक्षेपी दृश्य सामग्री है, तो ये वाला इसमें सही हो जाएगा। तो मैथ के बाद में जितने भी क्वेश्चन थे वो हो गए। हम चलते हैं सीधा अब 81 पे, क्योंकि 30 क्वेश्चन साइंस के रह गए ना, तो ये वाले हम साइंस के भी कर लेते हैं। तो देखो 81 नंबर क्वेश्चन से सही कर रहे हैं हम अपन अब कि कथन कौन सा कथन है वो असत्य है, वो हमें बताना है कि कौन सा कथन है वो असत्य हमें दिया गया है। तो 181 में तो देखो ग्रेफाइट का विशिष्ट घनत्व है 3.51 होता है, बिल्कुल गलत है। और हीरे का बंद कोण कितना होता है? 120 डिग्री, ये भी गलत है। तो दोनों ही क्या इसमें गलत है। कवथनांक का सही क्रम है। कवथनांक का हमें सही क्रम बताना है कि कौन सा होगा कवथनांक का सही क्रम। तो कौन सा हो जाएगा? मेथेन, कोलोफॉर्म, एथेनॉल और एसिटिक अम्ल, 4 नंबर। उसके बाद में देखो हमें संरचना दे रखी है और इसका क्या बताना है? आईयूपीएसी नाम हमें बताना है कि इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा 83 नंबर में। तो देखो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मेथिल ब्यूट 1,3 डाई इन हो जाएगा इसका नाम। उसके बाद में एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा होता है? 84 नंबर में एलपीजी का मुख्य घटक हमसे पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा? CH410। ठीक है। उसके बाद में देखो पेट्रोलियम का ऑक्टेन नंबर अधिक होने से लाभ होता है। पेट्रोलियम का जो ऑक्टेन नंबर जो अधिक होता है उससे लाभ क्या होता है वो हमें बताना है 85 नंबर में। तो देखो इसमें लाभ क्या हो जाएगा? इससे पेट्रोल दहन है वो वांछित समय पर होता है, ये इसका क्या हो जाएगा? मूल लाभ हो जाता है कि पेट्रोल का दहन है वो वांछित समय पर हो जाता है। उसके बाद में CH2 डबल बॉन्ड CH2 में पाई और जो गामा बंधों का जो अनुपात होगा, सिग्मा बंधों का जो अनुपात होगा वो हमसे पूछा है कि कौन सा है वो अनुपात होगा 86 में। ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? 1:3। निम्नलिखित में से कौन सा अपरूप उष्मागतिक रूप से अधिक स्थायी है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो अपरूप है वो उष्मागतिक रूप से अधिक स्थायी होता है, वो हमसे पूछा है 87 में। तो कौन सा होता है? ग्रेफाइट। उसके बाद में देखो 88 में दे रखा है कि एथेनोइक अम्ल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एथेनोइक अम्ल के संदर्भ में हमें विचार करना है कि कौन कौन से कथन है वो सही है 88 में। तो देखो इसमें सामान्यतः एसिटिक एसिड होता है, बिल्कुल सही है कि जो एथेनोइक अम्ल होता है उसमें एसिटिक एसिड होता है और इसका जल के साथ 5 से 8% विलयन सिरका कहलाता है, जिसका उपयोग अचार परिरक्षक के रूप में किया जाता है। तो एथेनोइक अम्ल के साथ अगर जल को 5 से 8% विलयन क्या कहलाता है? इसका सिरका कहलाता है और इसका उपयोग क्या किया जाता है? अचार वगैरह को सुरक्षित रखने में किया जाता है। शुद्ध एसिटिक एसिड को इसके गलनांक के कारण गैलियम एसिटिक एसिड भी कहते हैं, ये भी गैलिशियल एसिटिक एसिड कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों के तीनों इसमें सही है, तो 4 नंबर ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। 88 नंबर में 88 में क्या हो जाएगा? 4 नंबर। उसके बाद में हमें दे रखा है कि 89 नंबर में हमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक है? तो कौन सा एरोमेटिक है वो हमें 89 नंबर में बताना है। तो देखो दे रखे हमें 3 आकृतियां और एक में दे रखा है 1 व 2 दोनों। तो 89 में क्या हो जाएगा? दोनों की दोनों जो 1 व 2 नंबर जो आकृति है वो दोनों क्या एरोमेटिक है। उसके बाद में 90 में क्या दे रखा है कि एथिल एल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है। एथिल एल्कोहल को निम्न में से को मिलाकर पीने अयोग्य बनाया जाता है, पीने अयोग्य बनाया जाता है, ये हमसे पूछा है 90 नंबर में। तो क्या? मेथेनॉल व पिरिडीन मिलाकर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन हमसे पूछा 91 नंबर में कि कौन सा कथन है वो सही है। तो कि एथेनॉल कार्बनिक यौगिकों के लिए एक अच्छा विलायक है। तो जो एथेनॉल होता है वो कार्बनिक यौगिकों के लिए क्या होता है? एक अच्छा विलायक होता है, बिल्कुल सही है। और एथेनॉल के गलनांक व क्वथनांक पानी की तुलना में क्या होते हैं? कम होते हैं। एथेनॉल के गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं? पानी की तुलना में कम होते हैं, बिल्कुल सही है। और एथेनॉल का उपयोग है वो टिंचर आयोडीन में किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों के तीनों सही है, तो 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिशार्की अम्ल है? त्रिशार्की अम्ल इसमें से कौन सा है? 92 नंबर में हमें बताना है, तो कौन सा है? फास्फोरिक अम्ल। उसके बाद में देखो हम बात करते हैं 93 नंबर क्वेश्चन की। ये 93 नंबर क्वेश्चन में क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और हमें सही उत्तर का क्या करना है? चयन करना है 93 नंबर क्वेश्चन में। तो देखो कि फॉर्मिक जो अम्ल होता है, एक तरफ दे रखा है अम्ल का नाम, दूसरा पदार्थ जिसमें ये पाया जाएगा कि कौन सा अम्ल है वो कौन से पदार्थ में पाया जाता है। तो फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? चींटी के डंक में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी में पाया जाएगा, और टार्ट्रिक अम्ल साबुन में पाया जाएगा, और सोडियम कहाँ पर पाया जाएगा? देखो एक मिनट, फॉर्मिक अम्ल तो चिंटी के डंक में पाया जाएगा, बिल्कुल सही है। और कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है वो चूने के पानी में पाया जाएगा, वो भी बिल्कुल सही है। लेकिन टार्ट्रिक जो अम्ल है वो कहाँ पर पाया जाता है? इमली व अंगूर में पाया जाते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पर पाया जाएगा? साबुन में पाया जाएगा। तो 93 में क्या हो जाएगा? 1 नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो 94 में दे रखा है 0.1 m NaOH की pH क्या होगी? तो इसमें pH मान बताना है इसका कितना होगा 94 में, तो कितना हो जाएगा? 13। 95 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि कौन सा प्राकृतिक सूचक नहीं है? तो इनमें से कौन सा प्राकृतिक सूचक नहीं है? फेनोफ्थेलिन है, वो प्राकृतिक सूचक नहीं है। अम्ल की उपस्थिति में नीले लिटमस पत्थर का रंग हो जाता है। तो अम्ल की अगर उपस्थिति होगी तो नीला लिटमस पत्थर जो होता है उसका रंग कैसा हो जाएगा? ये हमें बताना है। तो कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। कथन ए में दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक अच्छे लुईस क्षारक होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक जो होते हैं, जो अच्छे लुईस क्षारक होते हैं। कारण क्या है इसका? कि ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करके इलेक्ट्रॉन न्यून बनते हैं, अतः अच्छे लुईस क्षारक होते हैं। तो हमें बताना है कि कथन सही है या कारण सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि कथन व कारण दोनों ही क्या है इसमें गलत है। उसके बाद में देखो 98 दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टल का जल नहीं होता? तो क्रिस्टल का जल कौन से लवण में नहीं होता वो हमें बताना है। 98 में कौन से में? खाने का सोडा या मीठा सोडा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अम्लीय तथा क्षारीय दोनों व्यवहार करता है? अम्ल और क्षार दोनों तरीके का व्यवहार कौन सा करता है? Al2O3। टमाटर में उपस्थित कार्बनिक अम्ल है, और टमाटर में उपस्थित जो कार्बनिक अम्ल होता है वो कौन सा होता है वो हमें बताना। तो कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल। उसके बाद में 101 में हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 101 में क्या दे रखा है हमें कि कॉपर के बर्तनों को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखने पर इन पर हल्के हरी परत जम जाती है। या जमा हुआ हरा पदार्थ किसका मिश्रण है? तो जो पित्तल का बर्तन होता है उसको बाहर छोड़ देंगे नमी में, तो उस पर हरे रंग की परत क्या जम जाती है? जमा हो जाती है। तो उस हरे रंग की जो परत होती है उसमें क्या होता है ये हमें पूछा है 101 में। तो क्या होता है? CuOH की होल ट्वाइस 2 CuCO3, ये हो जाएगा इसमें। एक मिनट, यह वाला ऑप्शन जो 3 नंबर ऑप्शन है इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखो 104 नंबर में दे रखा है हमें 102 में कि रासायनिक रूप से जंग होती है। रासायनिक रूप से जंग क्या होता है ये हमसे पूछा है। तो क्या होता है? आयरन ऑक्साइड होती है। निम्नलिखित में से विस्थापन अभिक्रिया संभव नहीं है। तो निम्न में से कौन सी अभिक्रिया है वो जो विस्थापन अभिक्रिया है वो संभव नहीं है, ये हमें बताना है। तो 3 में कौन सी? CuZnSO4 CuSO4 प्लस Zn। ऑक्सीकरण अभिक्रिया की विशेषता नहीं है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया की कौन सी विशेषता नहीं है? विद्युत धनी तत्वों का जुड़ना है, वो ऑक्सीकरण की विशेषता नहीं है। लेकिन निम्नलिखित में अभिक्रिया का एक उदाहरण, निम्नलिखित अभिक्रिया का एक उदाहरण हमें बताना है कि इस अभिक्रिया का कौन सा उदाहरण है वो है 105 में। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? अपचयन उपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया का। 106 नंबर क्वेश्चन में हमें दे रखा है, हमें बताना है। देखो इसमें अभिक्रिया दे रखी है 2-3 है ना। निम्नलिखित अभिक्रिया का एक उदाहरण है जो दे रखा है कि 4NH3 और 5O2, उसके बाद में कि 4NO प्लस 6H2O। तो हमें बताना है इसमें से इस अभिक्रिया का जो उदाहरण है वो हमें बताना कि कौन कौन से हैं 105 में। आगे ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं, देखो ये वाले ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो देखो A/D B/C A/C। तो देखो इसमें A तो पक्का है ही, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण तो है ही, साथ ही साथ में क्या है? अपचयन उपचयन अभिक्रिया का भी ये उदाहरण है। A/C सही है। उसके बाद में देखो 106 में दे रखा है कि विकृति गंधा उदाहरण है। विकृति गंधिता जो उदाहरण है वो बताना है किसका है? 106 का। तो कौन सा? उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका है? उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। उसके बाद में देखो निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रिया होती है वो हमें बताना है। तो कौन से में? उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना है, वो क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। और उसके बाद में दे रखा है कि वोल्टेज अभिक्रिया निम्न में से किस एक हाइड्रोकार्बन को बनाने की विधि है? तो हाइड्रोकार्बन बनाने की विधि कौन सी है इसमें से वो हमें बताना है 108 में। तो कौन सी है? एल्केन। अब उसके बाद में देखो श्वसन अभिक्रिया, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया श्वसन है वो कौन से प्रकार की अभिक्रिया वो हमें बताना है। तो कौन सी? उष्माक्षेपी अभिक्रिया।
लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है वो डालेंगे तो क्या होगा वो हमें बताना है। तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो मैंने पूरा पेपर आपको सॉल्यूशन करवा दिया है। इसमें साइंस वाले क्वेश्चन के तो उत्तर ही बताना था, आपको पता ही है, क्योंकि थ्योरी वाले क्वेश्चन है। बाकी मैथ के क्वेश्चन है वो मैंने विस्तार से आपको बताएं। एक दो ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने नहीं बताया, वो आप कर भी सकते हो, क्योंकि वो इजी क्वेश्चन है, मैंने बता दिया उसमें क्या क्या पूछा गया है और आपको निकालना है केवल। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो और कमेंट जरूर किया करो। धन्यवाद।